चलिए बात करते हैं अपने खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका की और आंकड़े हमारे फैसला आपका में सबसे पहले बात है जम्मू कश्मीर की। जी हां, जम्मू कश्मीर चुनाव के बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए भी वोटिंग होगी। वहीं हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दोनों ही राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछली बार भी हरियाणा में एक ही फेज में वोटिंग हुई थी और चुनावी नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई कड़ी टक्कर में जेजेपी किंग मेकर के तौर पर सामने आई थी। उसने पिछले लगभग 4.5 साल बीजेपी का समर्थन किया और पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला मनोहर सरकार में डिप्टी सीएम बने। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और पार्टी ने पिछली बार की सभी 10 सीटें जीतने के मुकाबले 5 सीटें गंवा दी, जिसके चलते यह माना जा रहा कि इस बार हरियाणा में नायब सैनी सरकार के लिए कांग्रेस में एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कश्मीर की जनता में खुशी की लहर है, तो वहीं सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। सुनिए क्या कहा किसने। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, the scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, और जो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलत फहमी में है, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइज़र बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। ज़रूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 है और कहाँ 4 हैं, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि साहब सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ। इससे पहले लंबा समय जब था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में, और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो पूरा देश, पूरा पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय का, चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में चुनाव आयोग के निर्णय का, इस घोषणा का भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव हो।
इन्हीं चुनाव को लेकर हमने एक सर्वे किया है। सर्वे में कई सारे सवाल पूछे, उस पर लोगों की राय भी हमने ली है। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि जम्मू कश्मीर में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। 40% लोगों ने कहा बीजेपी की सरकार चाहते हैं। 18% लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। 6% लोग पीडीपी की बात कर रहे थे और 19% लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले एक और सवाल ले लेते हैं, और वो सवाल है सर्वे का, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सवाल है कि जम्मू कश्मीर में सीएम के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है। उमर अब्दुल्ला 20% लोगों ने कहा। 5% लोगों ने महबूबा मुफ्ती का नाम लिया। 39% लोगों ने रविंद्र रैना का नाम लिया और 16% लोग गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहे थे और 20% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करते हैं। रत्नाकर सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, माफ कीजिए, वीरेंद्र सिंह जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रत्नाकर सिंह के पास चलते हैं। रत्नाकर जी, क्या कहेंगे आप? चुनाव की घोषणा जम्मू कश्मीर में भी हो गई है, हरियाणा में भी हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ही 370 हटाया उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने देश को संबोधित किया था। सदन में एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद जो है हम जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार, सही वक्त आने पे एक चुनी हुई सरकार जरूर देंगे। और आज वो वक्त आ गया है कि हम जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार जो दे और जनता को वहाँ पे लोकतंत्र का बहाल करके और लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करें। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीकों में और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और आप देख लीजिए जिस तरह से लोकसभा में चुनाव हुए हैं, 58.46 मत जो है, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ की जनता किस तरह से लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो देकर और बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ली। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और वहां के लोगों ने भाग भी लिया। वीरेंद्र सिंह जो कि प्रवक्ता पीडीपी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी, एक नया उत्साह है कश्मीर में, खासकर मतदान को लेकर, क्योंकि कई लोगों से हम लोगों ने बात की है, वहाँ पर यह संकेत भी निकल कर आया कि ऐसे कई लोग जिन्होंने अपने 60 साल में 65 साल में कभी वोट नहीं दिया, उन लोगों ने भी लोकसभा चुनाव में वोट दिया। इसके साथ साथ चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लोकसभा में कोई बहुत अच्छा संकेत निकल कर नहीं आया। विधानसभा में क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इससे पहले भी जमहूरियत को अपनाया था, आज भी अपनाया है। बीच में कुछ ऐसा दौर आया, कुछ ऐसा वक्त आया कि कुछ हो गया, लेकिन जहाँ तक बात आपने की पिछले लोकसभा की टर्नओवर की कि लोकसभा की जो पोलिंग हुई उसमें इतना ज्यादा इजाफा क्यों था, तो मैंने बहुत दफा चैनलों पर कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सिंपल पर चुनाव लड़ती ना कश्मीर में, तो कश्मीर में 80% पोलिंग होनी थी। वो जो पोलिंग है वो भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पोलिंग की गई है। अच्छा। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए, रियासत को 2 हिस्सों में बांटा, उसको यूटी में तब्दील किया और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है, जो हक हकूक में विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम मिले थे, उनसे छीनने के बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया और जिस तरह से हमें बंधुआ मजदूर वहाँ पर बनाया गया, वो चीजें सारी आपके सामने। आज यहाँ तक बात इलेक्शन की है, आपने जैसे कहा कि पार्लियामेंट में आप कुछ कर नहीं पाए थे। पार्लियामेंट में तो हमने तो करके दिखाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और ये हमारी वो पार्टी है पीडीपी, जिसको 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा बुलडोज किया गया। हमारी सदर को 2.25 साल इलीगल डिटेंशन में रखा गया। हमारी पार्टी को तोड़ा, बीजेपी ने तोड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एजेंसी लगा के तोड़ा और इस पार्टी के सभी एमएलए लेजिस्लेटर पार्टी से बाहर निकाले गए और इस पर से 2 पार्टियां बनाई गई और जिसको कोई अपनी को बेगानी पार्टी बोलता है। अब मुझे बताइए, जिनके सहारे पे भारतीय जनता पार्टी गई थी कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए, सेब और बैट वाले, उनकी तो जमानतें जब्त करवा दी लोगों ने। पूरी गवर्नमेंट मशीनरी एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, जिस तरीके के साथ पूरी उनकी मदद की गई तो उनकी तो जमानतें जब्त होगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों का, जिसको समझने की जरूरत है। और यहाँ जो बात करते हैं कि बारामूला में जो वोटिंग परसेंटेज हुई है, बारामूला से जो जीते हैं उनका नारा क्या था?
उनकी सोच क्या है। उन्होंने कहा था तिहाड़ का बदला वोट। मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ वोट था और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। एक और सवाल हमने जो लोगों से पूछा वो सवाल था कि जम्मू कश्मीर चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 45% लोगों ने कहा कि विकास और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। 19% लोगों ने कहा पर्यटन और उद्योग धंधे ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 27% लोग आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहे थे। 7% लोग पीओके की वापसी की बात कर रहे थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा वो सवाल था कि क्या जम्मू कश्मीर चुनावों में आर्टिकल 370 कोई मुद्दा रह गया है। 43% लोगों ने कहा मुद्दा नहीं है। 54% लोगों ने कहा, माफ कीजिए, 43% लोगों ने कहा मुद्दा है, 54% लोगों ने कहा मुद्दा नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्नाकर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी, आपने वीरेंद्र सिंह की बातों को तो सुना होगा। उन्होंने कहा था कि साहब भले ही हमें सफलता नहीं मिल पाई हो लेकिन जो भी मतदान हुआ, जो भी वोटिंग हुई है ये बीजेपी के खिलाफ ही हुई है। देखिए, अगर बीजेपी के खिलाफ अगर वोटिंग हुई रहती तो हम वहां पे 2 सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए। अगर बीजेपी के खिलाफ अगर वोटिंग होती तो 35 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लोग जो है इतनी मात्रा में घरों से बाहर नहीं निकले होते। लोगों ने वोट किया है। आप समझिए, वहां पे ये अलगाववादी सोच की मानसिकता को समर्थन देने वाली पार्टियां, इनको पब्लिक ने दरकिनार कर दिया और पब्लिक आज विकास के नाम पे, जनता आज विकास के नाम पे वोट दे रही है। आज मैं बता दूं आपको, जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल में इसी जम्मू कश्मीर में जीडीपी जो है वो दोगुनी हो चुकी है। 2.25 लाख करोड़ जो है जीडीपी हो चुका है वहां का। और वहां पे हमने इन्हीं 4 साल के दौरान 40,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज जम्मू कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा शान से फहराया जाता था। इसके पहले कैसे फहराया जाता था सब लोग जानते हैं। आज जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ अग्रसर हो गया और विकास के मुख्य धारा के साथ जुड़ गया है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं अपने में मुख्य इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रियां लगाने के लिए। आज वहां पे यूएई की कंपनी अपना सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है। आज सिनेमा घर में लोग जा करके फिल्में देखने के लिए आज ऐसी परिस्थिति होगी कि देखना जा पा रहे हैं। आज वहां पे लाल चौक हो, चाहे लुलु मॉल हो, चाहे बड़े बिजनेस हाउसेस हो, ये सारी चीजें क्या दर्शाती है अपने आप में? ये यही दर्शाती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चमन हो गया साहब जम्मू कश्मीर और आने वाले समय में वो संकेत भी दिखाई देंगे। वीरेंद्र सिंह जी, ये पहला चुनाव है जिसमें कई सारे प्रयोग हुए। 370, इसके साथ साथ डिलिमिटेशन, जिसमें जम्मू का जो हिंदू वाला इलाका उसमें 6 सीट बढ़ी है और कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आए हैं कि नहीं आए हैं ये मुझे नहीं मालूम, अब इनको पता होगा। इन्होंने 2-3 बातें की। इन्होंने सबसे पहले कहा कि लाल चौक में तिरंगा। भाई, आप 2014 से 2018 में सरकार में थे तो इसका मतलब आप तिरंगा नहीं वहां पर लहरा पाए। 2014 से पहले 2019 से पहले कौन सा झंडा वहां चलता था? लाल चौक क्या 2019 के बाद भारत कैसा बना है? ये ऐसी एक मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों में फैलाते हैं। मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा रोजगार हो रहा है, भाई विकास, भाई वाकया विकास तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विकास तो हो रहा है आपका। आपने लैंड माफिया लाया, आपने लिकर माफिया लाया, आपने हमारे सरों के ऊपर ऐसे ऐसे माफिया ला के बैठाए। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मुझे नहीं मालूम रत्नाकर साहब किस स्टेट से आते हैं, क्या ये पसंद करेंगे कि इनकी स्टेट को यूटी में तब्दील करके वहाँ एलजी साहब कहीं बाहर से ला के वहाँ बैठा दिए जाए और इनके ऊपर हुकूमत करें? क्या ये पसंद करेंगे? 10 साल से आपकी असेंबली ना हो, आपके पास 10 साल से अपने मेंबर असेंबली चुनने का हक ना हो। जहाँ तक आपने जम्मू कश्मीर की बात की है, जो बातें ये करते हैं हमने ये किया, आपने जम्मू कश्मीर को तबाह किया। आपने रोजगार की बात की है, आपके राज में 3 लिस्टें निकली हैं और तीनों की तीनों आपने क्रैश किया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, उसमें चोरी होगी। आज तक ना चोर पकड़ा गया ना चोरी करने वाले पकड़े गए। क्यों? क्योंकि चोर चोर मसेरे भाई हैं। सब लोग आपके गले मिले हैं, जिसका भी नाम जब शक्ति सिंह आप पर जाती है एजेंसी की जांच वहां बंद हो जाती है। आपने, आपकी पार्टी के फार्मर एमएलसी हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जम्मू कश्मीर में रेत बजरी की ट्राली इसलिए महंगी है, 3,000 की ट्राली 13,000 में भी थी। उन्होंने कहा हमारे एक बड़े नेता का पीए जो है महीना ले लेता है।
किसने वो पैसे खाए हैं 3,000 की बिजली 13,000 में बेचने के लिए, उसका जवाब देश की जम्मू कश्मीर की जनता पूछती है। आपने लीकर माफिया लाया, नकली शराब जम्मू में बेची, आज लाइसेंस का कारोबार हो रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। आपने लैंड माफिया लाया, और सबसे बड़ी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने किस रोजगार की बात कर दी यहाँ? यहाँ तो आपकी देन है बेरोजगारी। एक इंडस्ट्री थी हमारे पास, इंडस्ट्री पॉलिसी जो सरकार ने रखी थी, आपने इंडस्ट्री वाइंड अप करवा दी। आपकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पिछले 5 साल से त्रासदी का जीवन जी रहे हैं। आपने स्मार्ट मीटर लगाए। रत्नाकर जी सहमत है आप इनकी बात से? पानी के मीटर लगाए। आपने देखिए पुलिस के डंडे से वसूला। सुन लीजिए, आप आरोप लगा चुके सारा आरोप लगा चुके। आप लाल चौक, अगर मैं ये सिर्फ सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सभी उड़ी गए हैं। अब इनको शांत कराएंगे तो मैं अपनी बातों को रख आपको पता भी है कश्मीर की स्थिति क्या है। अब इनको चुप कराएंगे तो मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ। जो आदमी कश्मीर में कभी बताइए वो अपने आप चुप हो जाएंगे अभी के तो। जी मुझे बताइए, आपको क्या पता है हमारी प्रॉब्लम? अरे हाँ, यही 370 हटने के पहले 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में हालात कितने बद से बदतर थे, ये सब जम्मू कश्मीर की जनता देख रही थी ना। किस तरह से आम जनता पे आतंकियों का हमला आए दिन होता रहता था, किस तरह से वहाँ पत्थरबाजी की घटना सरेआम हुआ करती थी, किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त वहाँ पे अलगाववादी नेता पाए जाते थे। ये सारी चीजें तो होती थी ना 370 हटने से पहले वहाँ पे। आपके शासन काल में ही होते थे ना, अलगाववादी खुले घूमते थे। दो विधान, दो प्रधान, ये कौन करता था भाई? ये आप ही लोग करते थे ना इस देश में। कश्मीर में अगर वाकई आप कश्मीर में कुछ चुप कराएंगे तभी मैं अपनी बात रख पाऊंगा। ये बीच में बोलते रहेंगे तो ना मेरी बात जा पाएगी ना इनकी बात। चलिए, मुझे लगता है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब तो चुनाव आ गए, जनता सुना देगी जो भी किसको सुनाना चाहती है, और चाहे वो इनके अपने दावे हों या आपके दावे हों, वो सामने आ जाएंगे। 4 अक्टूबर को सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रत्नाकर जी का, शुक्रिया हम करेंगे वीरेन जी का जो इस पूरे मामले में मेरे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और विषय की, और वो विषय है कलकत्ता की सड़कों पर न्याय मांगती वो अबला। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद सीबीआई एक्शन में। सीबीआई की टीम 3D लेजर स्कैनर के जरिए क्राइम सीन पर मौजूद लोगों की संख्या पता लगाएगी। ये आखिर घटना के वक्त कितने लोग मौजूद थे। तो वहीं सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के उन 4 डॉक्टर से भी पूछताछ की है जो वारदात से पहले लेडी डॉक्टर के साथ थे। लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस निर्ममता के साथ महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई, उस घटना ने कोलकाता के साथ पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। इस घटना को लेकर बंगाल से दिल्ली तक उबाल है। हर कोई इस भयावह घटना के बारे में बात कर रहा है। पीड़िताओं का ये इंसाफ मिले, इसके लिए हर जगह हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन हो रहे हैं। सबके एक ही मांग है कि पीड़िता को किसी तरह न्याय मिले, उसके साथ इंसाफ हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। कोलकाता डॉक्टर्स रेप मर्डर केस को लेकर सरकार, विपक्ष और डॉक्टर सब सड़क पर हैं और जमकर सियासत हो रही है। ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा खामी विपक्ष में दिखने लगी। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछो तो राम बाम करने लगती है। सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर?
और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हों और प्रोटेस्टर्स को पीटें? प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? बीजेपी का प्रोटेस्ट रैली में सुकांता मजूमदार को डिटेन किया गया। पुलिस की तरफ से सुकांता मजूमदार को डिटेन किया गया। मैं एक बार दिखाऊंगा। पुलिस की तरफ से सैम बाजार 5 पॉइंट में सुकांता मजूमदार को डिटेन किया गया। पुलिस तुम्हें उठी छाड़ो, पुलिस तुम्हें उठी छाड़ो, पुलिस तुम्हें उठी छाड़ो, पुलिस तुम्हें उठी छाड़ो, पुलिस तुम्हें हाय हाय অবদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তোমায় জানায় ধিক ধিক ধিক্কার, অবদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তোমায় জানায় ধিক ধিক ধিক্কার, অবদার্থ মুখ্যমন্ত্রী। इसी मुद्दे को लेकर हमने देश में एक सर्वे किया है। सर्वे में तमाम सवाल लोगों के जहन में थे और उन पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। जो हमने सर्वे में पहला सवाल पूछा वो आपके सामने है। कोलकाता रेप और मर्डर केस जैसे अपराधों में प्रधानमंत्री मोदी ने फांसी की सजा की बात कही है, आपकी राय क्या है? 84% लोगों ने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। 9% लोगों ने कहा कि उम्र कैद की सजा ही होनी चाहिए। 4% लोग बुलडोजर वाले एक्शन की बात कर रहे थे और 3% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या महिला अपराधों को लेकर राजनीतिक दल आरोपी का जाति, धर्म और चेहरा देखकर स्टैंड लेते हैं? 87% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है। 30% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे और 3% लोग 3% इनमें से दोनों विकल्पों को चुनना नहीं चाहते थे। चर्चा करते हैं। यशोवर्धन आज़ाद साहब हैं जो कि पूर्व IPS है हमारे साथ। कनिका भारद्वाज वकील सुप्रीम कोर्ट हैं। यशोवर्धन साहब से मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, यशोवर्धन जी ये पहली घटना नहीं, निर्भया कांड हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपनी अपनी बात कही है। कानून को सख्त बनाने की बात हुई, कानून सख्त भी बना हुआ, निर्भया फंड भी बना कि इससे कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन बावजूद देश में इस तरह की घटना हो रही है, बावजूद देश में आज भी देखें कि लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें वो कदम नहीं उठा पाई हैं जो उठाने चाहिए। और बावजूद हो क्या रहा है? सड़क पर राजनीति, यानी कि बीजेपी विपक्ष भी सड़क पर है, सरकार भी सड़क पर है, ममता बनर्जी भी सड़क पर है और छात्र तो सड़क पर हैं ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक ऐसे अपराधों का प्रश्न है ये सही है उसमें, और उन्हें इससे कोई खास मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जस्टिस वर्मा ने बहुत ही इस पे अच्छे निर्देश दिए थे और कानून को भी सख्त किया गया था। और सरकारों ने जितने राज्य सरकार हैं उसमें काफी एक फंड भी निर्भय इसके तहत दिया था। और उसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में 37% से ज्यादा फंड ही खर्चे नहीं किए गए थे। और इतनी सारी जो निर्देश दिए गए थे, बहुत सारी बसों में अलार्म लगाने से लेकर जितनी भी चीजें सुरक्षा के बारे में थी उसको नजरअंदाज करके कई स्टेट्स ने तो कोई रुचि ही नहीं ली और कुछ खर्चा भी इस पे नहीं किया। ये नंबर पहली बात ये, इसलिए मैं कहूँगा ये जो उदासीनता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, ये बहुत ही एक गंभीर कारण है जिसके कारण हम इस सुरक्षा के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सके हैं। नंबर 2, ये बिल्कुल सही है कि पुलिस भी कई मामले में असंवेदनशील है और इसके लिए जितना भी ज्यादा सेंसिटाइजेशन के
प्रयास किए जाएं, ट्रेनिंग के प्रयास किए जाएं, वो कम होंगे। और मैं समझता हूँ दूसरे जो एक बहुत बड़ी चीज़, तीसरी चीज़ है उसमें फॉरेंसिक साइंस की जो इनेबिलिटी है, कि आज हमने ये कहा है कि बल्कि ये मान लिया है सरकार ने कि पूरी फॉरेंसिक सुविधाएं देने के लिए वो 760 जिलों में कम से कम 5 साल लगेंगे। मैं समझता हूं जिस तरह के स्टेट एलोकेशंस हैं और जो स्टेट बजट है पुलिस का या मॉडर्नाइजेशन का फॉरेंसिक साइंस में, उसमें भी समय लगेगा। और चौथी बात जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात वो है, वो ये है, देखिए इस तरह के अपराध देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में मेल नर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, अंदर के द्वारा इस तरह के गंभीर अपराध किए जाते हैं। ब्रिटेन में पुलिसमैन द्वारा एक बच्ची का मर्डर किया गया क्योंकि उसने कुछ और देख लिया था। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम या तो आप कानून सशक्त करने की कार्रवाई एक तरफ से होनी चाहिए, दूसरी तरफ से हमारा जो सिस्टम है उसको भी गियर अप करना चाहिए। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठा के देखे जाएं तो हर साल ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 53% लोगों ने कहा कानून का खौफ नहीं है, 16% लोग पुलिस की जांच में देरी की बात कर रहे थे, 11% लोग कोर्ट के फैसले में देरी की बात कर रहे थे और 16% लोग समाज बहिष्कार नहीं करता है इसकी बात कर रहे थे और 4% लोग इनमें से कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, अगर पीड़िता या परिवार पुलिस के पास वक्त से पहले पहुंचे तो महिला उत्पीड़न के अपराधों में कमी आ जाएगी। 70% लोगों ने कहा हाँ आ जाएगी, 29% लोग कह रहे कि नहीं आएगी और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। कनिका भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। कनिका, कितना सशक्त है कानून और क्या कानून की बारीकियां हैं जो न्याय दिला पा रही हैं? कई मामलों में जिस तरह से अदालतों में जरा होती है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत सारे मामले चाहे वो छोटे शहरों की हों या गांव के हों, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जी बिल्कुल, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी जो आपने मुझसे सवाल किया, तो जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर केस का जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या जब कोर्ट में वो केस आ जाता है, एक पर्टिकुलर केस की जो जजमेंट है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें स्टेट मशीनरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स किस तरह से काम करती है, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है कितने सक्षम है वो भी मैटर करता है। अब हमारी जो लॉज एंड ऑर्डर है वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो भी एक वन ऑफ द पार्ट है। स्टेट की पुलिस कितनी सक्षम है एक पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और कितनी ज्यादा वो एक्यूरेसी के साथ काम करती है जिसमें विदाउट एनी जो एविडेंस है वो कोई टैम्पर ना हो या कितने प्रोसीजरल वो काम करती है, सारे फैक्टर्स जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो सिर्फ एक चीज कह देना, साथ ही में ये भी इन्वॉल्वमेंट रहता है कि जो लॉज है वो कितने स्ट्रिक्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं और इसके साथ ही सोसाइटी हमारी, जैसे सर ने अभी कहा कि सोसाइटी जो है वो भी मैटर करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो सही मायने में इनका जो एक सही तरह से जो चलनी चाहिए वो होना चाहिए। अगर हम जैसे केस देखें, अभी जो रेप केस हमारे सामने आया, कोलकाता का रेप केस जो बहुत ही सीरियस मैटर है, तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये चीज बोली है कि इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स का फेलियर है ये। लॉ एंड ऑर्डर तो है, लॉ एंड ऑर्डर के अभी नया हमारा बीएनएस आया है, उसमें सेक्शन 64 रेप है, सेक्शन 70 जो है वो गैंग रेप की बात कहता है, सेक्शन 103 है और बीएनएस वो मर्डर की बात कहता है। बट अगर आप उसके पनिशमेंट देखेंगे तो मैक्सिमम या तो 10 साल है या फिर इम्प्रिजनमेंट है। गैंग रेप में इम्प्रिजनमेंट है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ है, बट वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में है। अगर जनरल गैंग रेप होता है तो उसमें हो सकता है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल जाए। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी लाइफ टाइम नहीं होती है, लिमिटेड होती है। तो आप देखिए कि एक तरफ स्टेट ऑफ अफेयर्स है, एक तरफ हमारे जो लॉज है। तो मुझे लगता है अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स अपना काम सही तरह से करे और लॉज थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो जाए कि सीधा रेप केस में आप डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दे सकते? अगर रेप केस प्रूव हो जाता है तो आप डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दे सकते? ये बड़ा सवाल है। पांचवा, इस बीच हमने पांचवा सर्वे का सवाल भी लोगों से पूछा और वो सवाल था कि महिला अपराधों को लेकर शिकायत और एक्शन में सबसे बड़ी अड़चन आप क्या मानते हैं? 44% लोगों ने कहा पुलिस का जो रवैया होता है वो लचर होता है। 7% लोग पीड़िता के मानसिक उत्पीड़न की बात कर रहे थे। 25% लोग दबंगों के डर की बात कर रहे थे
और 20% लोग ये कह रहे थे कि समाज उपहास करता है, उपहास उड़ाता है, मजाक बनाता है। एक कारण ये भी है। और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल कि क्या महिला अपराधों की जांच के लिए सीबीआई की तरह कोई सख्त और ट्रेंड सेंट्रल एजेंसी बनाई जानी चाहिए? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 96% लोगों ने कहा कि हाँ बनाई जानी चाहिए, 4% लोगों ने कहा नहीं बनाई जानी चाहिए। हमारे साथ यशोवर्धन जी हैं। यशोवर्धन जी जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं, काफ़ी नाम है उनका, और